नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी पश्चिम बंगाल चुनाव की, खासकर नंदीग्राम की, क्योंकि नंदीग्राम विधानसभा सीट का संग्राम अब बेहद ही रोमांचक हो चला है। टीएमसी से एक तरफ खुद ममता बनर्जी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी इस बार बीजेपी से नंदीग्राम में ममता के सामने खड़े हैं। इससे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु के लिए वोट मांगा करती थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी खुद की जीत के लिए नंदीग्राम में रोड शो और जनसभाएं कर रही हैं। इस बार खुद ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर और दूसरी तरफ उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में शुभेंदु को हराने और खुद की जीत सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीते 28 मार्च से ममता नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। 1 अप्रैल यानी वोटिंग के दिन तक ममता नंदीग्राम में ही रहकर पूरी निगरानी करेंगी। नंदीग्राम में दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल को ही वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन आज बीजेपी और टीएमसी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद ममता बनर्जी जहां आज अपने लिए व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो कर रही थी, वोट मांग रही थी, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, बॉलीवुड के सुपरस्टार, रोड शो कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है ममता और बीजेपी के लिए नंदीग्राम की सीट कितनी अहम हो चली है। बीजेपी ने तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए बहुत कड़ी टक्कर बता दी है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ट्विटर पर आज लिखते हैं, ममता बनर्जी 3 दिन से नंदीग्राम छोड़कर गई नहीं है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो घिर गई हैं। नंदीग्राम में अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक और ममता बनर्जी का बयान इस बार बड़ा सुर्खियों में है, बड़ा विवाद हो रहा है उस पर। ममता ने बीजेपी पर यूपी बिहार से गुंडे लाने का आरोप लगा दिया है। ममता कह रही हैं यूपी बिहार से गुंडे लाए जा रहे हैं। यूपी बिहार के गुंडे बंगाल में गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन गुंडों को गेस्ट हाउस और होटल्स में रखा गया है। बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर गुंडाराज का आरोप लगाते हुए करारा पलटवार किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर हमला करते हुए दावा किया, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, दीदी क्यों बोली यूपी बिहार से गुंडे ला रही है बीजेपी? और क्या नंदीग्राम में घिर गई है ममता या फिर कमजोर पड़ गए शुभेंदु? आज इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए ममता बनर्जी कैसे बीजेपी पर यूपी बिहार से गुंडे लाने का आरोप लगा रही है। আর গুন্ডা উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা বন্দুক নিয়ে আসছে, বাইক নিয়ে চলে আসছে, বিহারের গুন্ডাদের নিয়ে চলে আসছে, গুন্ডামি করছে, গুন্ডাদের রেখে দিয়েছে সব গেস্ট হাউসে, সমস্ত হোটেলে। আর বড় বড় কথা, আমি গুন্ডা আর তুমি কি সান্ডা না পান্ডা, पंगा নেবে। ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी सरकार, जिस तरीके से, मैं तो अंदर में था, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को इस्तेमाल करता है, दूसरा कोई प्रोसेस में ये सब नहीं होता। उन्होंने बिना देखिए, इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है, इसलिए आसाम में 2 चरण में, तमिलनाडु में 1 चरण में, केरला में 1 चरण में, और ममता बनर्जी का इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में है, 8 चरण में वोट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में सब मालूम है, बुआ भतीजा इधर क्या गुंडाराज चल रहा है। बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो गुंडागर्दी बंगाल में चुनाव के दौरान कौन कर रहा है? दोनों पक्ष एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है बंगाल में टीएमसी के गुंडे चुनाव में गुंडागर्दी कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी के पास बंगाल में तो जनाधार है नहीं, यूपी बिहार से गुंडे ला रही है। यानी गुंडागर्दी पर दूसरे चुनाव का चरण का प्रचार जब खत्म हो रहा है तब
ये चुनाव आकर क्यों रुक गया है? और दूसरा, नंदीग्राम में क्या वाकई ममता बनर्जी के लिए मुश्किल की घड़ी है? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। आज बीजेपी से मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार। मेरे साथ टीएमसी से रवि ओझा जुड़ गए, उनको भी आप देख पा रहे हैं, रवि ओझा को। जेडीयू से अजय आलोक हैं, क्योंकि बिहार से गुंडे लाने का भी आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। समीर आलम हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और विवेक श्रीवास्तव भी हैं, सीपीआई के नेता। आप सभी का स्वागत है। मैं रवि ओझा आपसे शुरू कर रहा हूं। रवि ओझा, ये कैसा आरोप? बीजेपी यूपी बिहार से गुंडे ला रही है, क्योंकि बिहार और यूपी की पार्टियां, वहां की बीजेपी की, जेडीयू की, बाकी सारी पार्टियों की जो यूनिट्स हैं, वो कह रही हैं कि आप यूपी बिहार को बदनाम कर रहे हैं। कौन से गुंडे आ गए यूपी बिहार से? जी, मेरा प्रणाम स्वीकारिएगा। यूपी और बिहार को बदनाम नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम रवि ओझा है, मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से ही आता हूं। और जब दीदी ने कहा है कि बाहर से लोगों को यहां पर चुनाव में प्रभाव डालने के लिए लेकर के आया जा रहा है, तो बिल्कुल सार्थक बात। अगर आप उठा करके देखेंगे, छोटे छोटे न्यूज पोर्टल्स ने कवरेज भी किया था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनजान लोग नंदीग्राम में पकड़े गए थे, जो नंदीग्राम के नहीं थे। और केवल नंदीग्राम के नहीं, वो बंगाल के भी नहीं थे। वो अलग अलग राज्यों से वहां के चुनाव में प्रभाव डालने के लिए, गलत प्रभाव डालने के लिए वहां पर आए हुए हैं। 7 से 8 लोगों को वहां की जनता ने पकड़ा है। तो ये जो दीदी कह रही है, ये हवाई बातें नहीं है, ये सार्थक तथ्य है। अच्छा, नहीं, आपने कहा कि बाहर के लोग थे, उनको स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। किस आरोप में पकड़ा है? कौन सा कानून है रवि ओझा जो ये कहता है किसी एक राज्य में चुनाव हो तो दूसरे राज्य के लोग वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल। प्रचार करने वालों में और संतरास फैलाने वालों में अंतर होता है, ये तो समझना चाहिए। जब वहां के साधारण जनता ने वहां की जब उनको पकड़ा है, तो जब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, वीडियो उपलब्ध है, कहेंगे तो मैं मुहैया भी करवा दूंगा लेकर के। तो जब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई। नहीं, क्या कर रहे थे जो उन्हें पकड़ा गया? मैं वैसे पूछ रहा हूं, जब आप कह रहे हैं लोगों ने उन्हें पकड़ा, ऐसा वो क्या कर रहे थे कि लोगों ने उनको पकड़ लिया? वो छुप करके आकर के छुप करके रह रहे थे। वो छुप करके रह रहे थे। उनसे जब उनका परिचय मांगा गया, उनका पहचान पत्र मांगा गया। एक मिनट, उनको छुप कर रहने की क्या जरूरत है? नहीं रवि, मैं समझना चाह रहा हूं, अगर यूपी बिहार के लोग बंगाल गए भी हैं तो उनको छुप कर रहने की वहां क्या जरूरत है? साहब, छुप कर रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपको कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं। सन 1995 से मैं पश्चिम बंगाल में रह रहा हूं। हाँ। जो यहाँ रहने के लिए आएगा वो व्यक्ति अलग है, लेकिन जो संतरास फैलाने आएगा वो अलग है। तो जिसके मन में चोर होगा वो छुप करके ही रहेगा। अच्छा, जब सवाल जवाब किए जाएंगे तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि लोग वहां पर गुंडागर्दी करने यूपी बिहार से लाए जा रहे हैं और वो वहां छुप कर रह रहे हैं ताकि कोई उन्हें पकड़ ना ले। बिल्कुल। ओके, और ये लोग क्या करते हैं रवि वहां पर? सर देखिए, इनका जो पहचान होता है वो गुप्त रहता है, और ये लोग उस दिन संतरास फैलाने का काम करेंगे चुनाव में। हाँ। और वो बहुत तरीके से बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, और ये भाजपा के होकर के भाजपाइयों को पीटेंगे और आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में लगाएंगे। अच्छा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करेंगे। ओके, और ये गुंडे जो हैं, गुंडे जो आप कह रहे हैं, ये कौन ला रहा है? सिर्फ बीजेपी ला रही है या बाकी पार्टियां भी ला रही हैं? कांग्रेस और लेफ्ट भी ला रही हैं? ये बार बार गुंडे 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 कह करके आप इसको बहुत अच्छे से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं संचालक महोदय। अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन ये जो लोग आए थे, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए ही लोग थे। ओके, नहीं रवि एक सेकंड, नहीं, बुरा मत मानिए। देखिए, गुंडे जो मैं बोल रहा हूं ये दीदी के शब्द है ना, नहीं ये मेरे शब्द नहीं है। और अगर दीदी ने गुंडे कहा है तो मैं गुंडे ही बोलूंगा। भाई मुझे क्या पता कि वो गुंडे थे, कौन थे, मुझे नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं कि लोगों ने पकड़े, मैं इसलिए कह रहा हूं गुंडे। सुन लिया ना मैंने, 2 मिनट की वार्ता में 20 बार सुन लिया, इसलिए बोल पड़ा। क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिए। मैंने कहा कि 2 मिनट की वार्ता में 20 बार मैंने सुन लिया, इसलिए मैं बोल पड़ा, और कोई बात नहीं। नहीं वो तो, अरे और दीदी के 3 भाषण है ना, एक भाषण नहीं है। वो बार बार यही बात कह रही हैं, एक बार नहीं कहा उन्होंने 3-4 बार ये बात कह दी है कि यूपी बिहार से गुंडे लाए जा रहे हैं, बाहर से गुंडे लाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैंने तो कहा कि सार्थक तथ्य है, वहां के लोगों ने पकड़ा है। अगर मैं दूसरे किसी राज्य में जाता हूं, मैं घूमने के लिए जाता हूं, विचरने के लिए जाता हूं, तो मुझे अगर वहां कोई मुझसे मेरा पहचान, मेरा परिचय पूछेगा, हाँ। तो मैं वास्तविक रूप में मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो लोग संतरास फैलाने के लिए आएंगे वो ये काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये आरोप आपका सिर्फ भाजपा पर है, कांग्रेस और लेफ्ट पर नहीं है ना? ये क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अभी जो लोग पकड़े गए हैं, जो हमने देखा है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ,
तो यानी कांग्रेस और लेफ्ट को क्लीन चिट है ना इसमें? मैं तो वैसे पूछ रहा हूं आपसे। क्लीन चिट देने वाला मैं कौन हूं? अरे भाई, मैं दे सकता हूं ना? भाई यूपी बिहार के गुंडे कहने वाले आप, सर्टिफिकेट देने वाले, और कांग्रेस और लेफ्ट को क्लीन चिट नहीं दे सकते। कमाल है। नहीं साहब, अभी तक जो पकड़ा गया है उसी के बारे में बात की जाएगी ना। हाँ, अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री तो हूं नहीं जो भारत छोड़ करके नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाने की बात कर लूं। जो जमीनी हकीकत है उसी पे बात की जाएगी ना। अच्छा ठीक है। शलभ मणि त्रिपाठी बताइए भाई, क्यों यूपी बिहार से आप गुंडे ले जाकर बंगाल चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए। देखिए मानक, बहुत स्पष्ट तौर पे हताशा नजर आ रही है। नंदीग्राम का चुनाव दीदी हार रही हैं, बंगाल में सत्ता खिसक रही है, पूरी तौर पर बौखलाई हुई हैं। उन्होंने एक कोशिश की कि उनके प्रति सिंपैथी का भाव पैदा हो, लेकिन प्रदेश और देश की जनता ने जान लिया कि किस तरह से उनको खुद अपनी कार में खुद से चोट लगी, वो सिंपैथी भी काम नहीं आई। पूरे देश की जनता देख रही है कि गुंडा कौन पाल रहा है, गुंडागर्दी कौन करा रहा है। 85-87 साल की एक बुजुर्ग माँ को किस तरह पीटा गया, किस तरह बेरहमी से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई, किसके इशारे पर हत्या की गई, किसने गुंडे पाले? एक शब्द नहीं निकला उनके नाम मुंह से, जिनका नाम ममता है। ममता यानी कि ममत्व होता है। नहीं, शब्द निकला ना। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने मारा। जुबान से एक शब्द शोभा मजुमदार जी के लिए नहीं निकला। बिल्कुल वही कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा वो पूरे देश ने देखा। एक छोटी सी बच्ची जो अपने चाचा को बचाने गई, उसको पीट कर उसकी आंखों को काला कर दिया। एक शब्द ममता जी की शब्द जुबान से नहीं निकला। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह टीएमसी के जो लोग हैं वो बंगाल में गुंडागर्दी कर रहे हैं और चुनाव पूरी तौर पर हार रही है। नंदीग्राम का खुद चुनाव हार रही है और यही कारण है कि आप देखिए, एक सरकार जो कई बार लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने कितने आवास दिए, कितने शौचालय दिए, कितनी सड़कें बनवाई, कितनी बिजली दी। पूरे टाइम केवल भाजपा 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 उनकी जुबान पर फिर रहा है और यह स्पष्ट है कि दीदी पूरी तौर पर बहुत हताश हो चुकी हैं, चुनाव हार रही हैं। वहां पर तमाम सारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, निर्वाचन आयोग के लोग हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो नहीं पकड़ते। ये ओझा साहब बता रहे हैं कि ये पकड़ते। आप कौन होते हैं पकड़ने वाले? भाई आपको अथॉरिटी किसने दे दिया है? आप इसके पहले जब आपकी सरकार थी और जब वहां पर सीबीआई के लोग जाते थे आप उनको मारते थे, जब वहां पैरामिलिट्री जाती थी आप उनको मारते थे, आप बोलते थे कि हम अलग कानून चलाएंगे। तो ये जो टीएमसी का कानून है ना, ये 2 मई की तारीख याद कर लीजिए। 2 मई के बाद ये सारी गुंडई का हिसाब होगा। जिस तरह आपने गरीब कार्यकर्ताओं को पीटा है, उनके घरों में घुस के हत्याएं की हैं, बलात्कार किए हैं। अभी हम इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं तब भी एक छोटे से दुकानदार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सिर पर भाजपा की टोपी लगा रखी है और इनके गुंडे जाकर पीट रहे हैं। ये रोहिंग्या को रिश्तेदार बनाते हैं, ये अवैध घुसपैठियों को रिश्तेदार बनाते हैं और यूपी बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। तो ये तो इसका हिसाब होगा। शलभ, कम से कम इतना तो मान लीजिए। ओके शलभ, कम से कम ये तो मान लीजिए नंदीग्राम का चुनाव पूरी तौर पर हार ही रही है। ओके शलभ, ये तो मान लीजिए कि हाँ, यूपी बिहार से आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए। ये तो आप मानते हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं देखिए, ये तो मानक, ये तो बहुत साधारण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह गौरव हासिल है मानक जी कि ये देश की और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, हमारा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। हमारे यहाँ दीदी और बुआ के लोग सरकार नहीं चलाते, हमारे यहाँ कार्यकर्ता सरकार का प्रमुख होता है। तो हमारे यहाँ तो सामान्य सी प्रक्रिया है, जाते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन वहां पर केंद्रीय एजेंसियां हैं, तमाम सारे लोग वहां मॉनिटरिंग के लिए हैं। ये दीदी को अथॉरिटी किसने दे दी? टीएमसी के लोगों को अथॉरिटी किसने दे दी? और जो एक बुजुर्ग को मार मार के पीट की हत्या कर सकते हैं, एक छोटी बच्ची को पीट सकते हैं, दुकानदार को पीट सकते हैं। बोलिए रवि ओझा, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलने का मौका दीजिएगा। बोलिए। देखिए, ऐसा है, त्रिपाठी जी तो खुद मैंने भाग्य विधाता बन गए हैं। बोलिए। अभी चुनाव पहले चरण का हुआ है, तब तक रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी कर दिया इन्होंने। साहब, आप ज्योतिषी तो नहीं है। और देखिए, जब आप शोभा मजुमदार जी की बात करते हैं, जिस वृद्ध महिला की जिनकी मौत हो गई, तो कोई भी मौत दुखद है। हम भी अपनी संवेदना, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, लेकिन एक झूठा प्रोपेगेंडा लेकर के जो आप लोग जनता के बीच में आए हैं, क्योंकि विकास के नाम पे बात करने के लिए आप लोगों के पास कुछ है नहीं। आप बढ़ते तेल की कीमतों पर बात करेंगे नहीं, आप बढ़ती महंगाई पे बात करेंगे नहीं, अन्नदाता क्यों मर रहा है आप उस पर बात करेंगे नहीं, पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा क्यों आप इस पर बात करेंगे नहीं। तो आप पश्चिम बंगाल में क्या लेकर के आएंगे? उत्तर प्रदेश को आपने कितना सोनार उत्तर प्रदेश बना दिया, ये हमने देख लिया। एनसीआरबी की डाटा देखिएगा, 4 सरकारी एजेंसियां देती हैं। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है आपराधिक मामलों में। आसाम की हालत देखिएगा, बिहार की हालत देखिएगा।
और शोभा मजुमदार जी जो वृद्ध महिला की ये बात कर रहे हैं, उनके परिवार के अपने लोग आए थे कैमरे के सामने और उन्होंने कहा था कि बीमारी की वजह से उनकी आंखों में सूजन है, इस तरह की कोई घटना घटी नहीं। तो एक जो झूठा नैरेटिव आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं और जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि 2 तारीख को पश्चिम बंगाल की जनता रवि एक सेकंड ऐसे ही रखिएगा, स्क्रीन पर रखिएगा जरा दोनों को। रवि एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं उस बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट नहीं हुई? उसकी तस्वीरें उस महिला की, बुजुर्ग महिला की, अम्मा की, उसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है सोशल मीडिया पर। आप कह रहे हैं उसके साथ मारपीट नहीं हुई? आप कह रहे हैं उसके परिवार ने कहा है कि उसकी आंखों में सूजन किसी बीमारी की वजह से आ गई थी? अरे भाई, ये कम से कम इस तरह से अपमान मत करिए उस महिला का, उसके परिवार का। अब ये झूठा एक दूसरा नैरेटिव मत चलाइए। हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, भारत में कोई भी मौत दुखद है, हम दुखी हैं उस मौत से, लेकिन जवाब देना चाहिए, राजनीति ना किया जाए। एक बात सुन लीजिएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके परिवार के लोग आकर के कैमरे के सामने बोल करके गए हैं, ये रवि ओझा नहीं कह रहा। और आज जो वीडियो देखने की बात करते हैं नेशनल चैनल को बताइए कि आपने मारफाड़ की वीडियो देखी है क्या? आपने मारफाड़ की वीडियो नहीं, एक सेकंड, ये किसी ने नहीं कहा कि मारपीट की वीडियो देखी है, लेकिन अरे नहीं, रवि एक सेकंड, आपने कहा कि सबने वीडियो देखा। रवि मैं बता रहा हूं ना कौन सी वीडियो देखी है। एक मिनट, उस महिला की चोट की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसने मारा किसने नहीं मारा, मुझे क्या पता, उन्हीं के लेकिन ये मत कहिए ना कि बीमारियों से आंखें सूज गई थी, इस तरह की बातें मत कहिए। परिवार के लोग कैमरे के सामने आकर के क्या करके गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं यहां बैठ करके। अच्छा देखो, मैंने उनके परिवार का कोई बयान नहीं देखा है। अगर आप कह रहे हैं परिवार ने कहा है तो ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। आप कह रहे हैं ये बात, आप परिवार को कोट करके ये बता रहे हैं कि उस महिला को नहीं मारा गया, उस महिला को नहीं मारा गया। सर मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आरोप लगाते हैं, चलिए आरोप नहीं, एक सेकंड ना, क्लियर कर लीजिए ना रवि, ना एक मिनट रवि, क्लियर कर लीजिए ना। टीएमसी के प्रवक्ता होने के नाते आप बता दीजिए, उस महिला की पिटाई हुई थी या नहीं हुई थी, बता दीजिए। सर तो जवाब ले तो लीजिए, बोलिए दीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आरोप लगाते हैं, आपके आरोप को स्वीकृति है, लेकिन ये जांच का विषय है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए। अरे भाई, आप कह रहे हैं परिवार ने कहा बीमारियों की वजह से आंखें सूज गई थी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप कह दीजिए फिर कि हाँ बीमारी थी, अपने आप मर गई अम्मा। सर ये एंगल है कि उनके परिवार के लोग आए थे कैमरे के सामने और उन्होंने आकर के इस तरह के आरोपों को खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनके परिवार की बात कर रहा हूं और ये जांच का विषय है। दो बातें नहीं कह सकते ना। नहीं, एक मिनट रवि, एक सेकंड, एक बात सुन लीजिएगा, इन लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा कैसे सामने आया। कुछ दिन पहले दिनहाटा में इनके एक कार्यकर्ता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला था, जिसका आरोप इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया। नहीं, एक मिनट, ओके, एक सेकंड, रवि एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसने मारा किसने नहीं मारा, मुझे नहीं पता, जांच का विषय है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन प्लीज दो बातें मत करिए ना। एक तरफ ये भी नहीं कहेंगे कि पिटाई हुई या नहीं हुई, दूसरी तरफ ये कह देंगे देखो परिवार ने भी कहा था आंखें सूजी हुई थी बीमारी की वजह से। दो बातें मत करिए ना, या तो ये कहिए पिटाई नहीं हुई, या फिर ये कहिए आप मेरे मुंह में अपनी बातें डाल। अरे मैं नहीं डाल रहा हूं भाई, आप अपने आप बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। कि उनके परिवार के लोग कैमरे के सामने आकर के बोल करके गए थे, लेकिन फिर भी अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये जांच का विषय है। ओके, ऑल राइट, ओके। शलभ मणि बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। बोलिए शलभ। मानक भाई, एक तो 85 साल की बूढ़ी मां जिनको बुरी तरह से मारा गया, मार कर उनकी हत्या कर दी गई, इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा अफसोसजनक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसजनक ये है कि किस तरह टीएमसी के लोग बैठ कर बूढ़ी मां को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनको झूठा ठहरा रहे हैं, उनको झूठ बता रहे हैं, उनको झूठा ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनकी बीमारी से मौत हुई। उनका वीडियो है, बकायदा उन्होंने बयान दिया, आपका टेलीविजन चैनल पे भी चला है, आप इनको उठाकर उनका वीडियो दिखाइए। उन्होंने किस तरह से बताया है कि टीएमसी के गुंडों ने मारा, टीएमसी के गुंडों ने पीट कर उनको लहूलुहान कर दिया, टीएमसी के गुंडों ने मार कर उनको अधमरा कर दिया। ये वीडियो क्या ममता दीदी को नहीं दिखता? क्या ये वीडियो ओझा जी को नहीं दिखता? आप किस तरह बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी का? आपकी पार्टी ने जो गुंडागर्दी मचा रखी है, पूरा देश उसको देख रहा है। और शोभा मजुमदार जी की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलेगी जिस दिन 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों का इलाज होगा। नई सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी का, और इलाज करके शोभा मजुमदार जो मां है जिन्होंने दुनिया छोड़ी है, उनको इंसाफ देने का काम करेगी। आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि आप एक छोटी बच्ची को मारा, तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता। ओके, अजय आलोक, समीर अली और विवेक श्रीवास्तव। पहले अजय आलोक, आप
ममता दीदी कह रही है यूपी बिहार से आ रहे हैं गुंडे। मैं फिर से बुरा मान जाएंगे अभी रवि ओझा, लेकिन मुझे गुंडे के अलावा मुझे नहीं पता क्या शब्द इस्तेमाल करूं जब दीदी ने खुद बोला है। अजय आलोक बोलिए, क्या बिहार से जा रहे हैं क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता बंगाल में? अरे मानक, आपने वो कहावत सुनी है, नाच न जाने आंगन टेढ़? इन पे वही कहावत लागू होती है। भाई यूपी बिहार के लोगों ने कहा था कि रजिया सुल्तान बन के पहुंच जाओ नंदीग्राम तलवार भांजने दीदी को। हमने तो नहीं कहा था जाके लड़ने। अब जब सामने हार देख रही हैं, अवश्यंभावी हार देख रही हैं, तो कुछ से आरोप लगाने हैं। दूसरे कह रहे हैं यूपी बिहार से गुंडे जा रहे हैं। अरे भैया, यूपी और बिहार की तो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, दोनों स्टेट की सबसे बड़ी गुंडा पार्टी, जिसमें 99% क्रिमिनल गुंडे भरे हुए हैं, उन्होंने तो ओपन समर्थन दे दिया ममता दीदी को कि हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, हमारा समर्थन टीएमसी को रहेगा। तो गुंडे कहां से बीजेपी और जेडीयू भेजेगी? गुंडों का तो समर्थन लेके खुद लड़ रही है। अब अकेले गई तलवार भांजने नंदीग्राम में, तलवार टूट गई, अस्त व्यस्त हो गई हैं, जान नहीं कि चुनाव हार जाऊंगी। अच्छा खासा भवानीपुर से लड़ रही थी, लड़ती कम से कम जीत जाती। अजय आलोक एक सेकंड, अजय एक सेकंड, निराशा में कुछ से कुछ बोलना है। नहीं, लेकिन आपको पता है ना, शुभेंदु अधिकारी को जितवाने के लिए वहां पर कितनी ताकत बीजेपी को लगवानी पड़ रही है। मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, सारी ताकत तो आपने लगा दी वहां पर, आपकी साथी पार्टी ने, बीजेपी ने। इससे क्लियर है कि ममता बनर्जी का गढ़ इतना मजबूत है नंदीग्राम कि वहां पर उनकी कुर्सी हिलाना वहां पर मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए मानक, ताकत क्या अलमारी में बंद करके रखने की चीज है? जब भारतीय जनता पार्टी के पास प्लेथोरा ऑफ नेताज हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्यों नहीं आके प्रचार करेंगे अपने कैंडिडेट का? भाई क्या अलमारी में बंद करके उनको रखें? घबरा क्यों नहीं है? दीदी भी तो मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री व्हीलचेयर पे घूम रही हैं पिछले 20 दिन से सहानुभूति लेने के लिए, अब नहीं मिल रही है, तो इसमें बिहार यूपी वालों की क्या गलती है? क्यों उनको गुंडे बना रही? नहीं। अब बिहार यूपी के सबसे बड़ा गुंडा दल तो आपको समर्थन कर ही चुका, मैंने कहा। नहीं, देखिए अभी शलभ मणि त्रिपाठी बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं यूपी बिहार से। रिजल्ट कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, बैठे हैं आपके साथ वो। अरे क्यों नहीं जाएंगे कार्यकर्ता? अरे भाई, तो कार्यकर्ता और गुंडों में फर्क नहीं होता है। कार्यकर्ता और गुंडों में फर्क नहीं होता है। हमारी जेडीयू वहां पे 75 सीट से लड़ रही है, बिहार से बहुत लोग गए हुए हैं, तो कार्यकर्ता और गुंडों में फर्क नहीं होता है क्या? टीएमसी झारखंड में चुनाव लड़ रही थी, बिहार में आके चुनाव लड़ रही थी 12 सीटों पे, तब कलकत्ता से लोग नहीं आए थे टीएमसी के, तो उनको गुंडा बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं मानसिक अवस्था थोड़ी जब हिल जाती है ना, तो उसी के कारण ये सब होता है। ओके, तो यानी आपके लोगों को भी वहां टीएमसी के लोग पकड़ रहे हैं क्या? प्रचार नहीं करने दे रहे हैं क्या? ये आरोप लगा रहे हैं क्या आप भी? पता शुरू में मारपीट किया था, वापस हमने भी जवाब दिया, फिर आराम से ठंडे होके वो भी हैं, प्रचार चल रहा है। दीदी ने खुद कहा है दिमाग ठंडा रखो 48 घंटे तक, उसके बाद गर्म करना। पता नहीं किसके लिए गर्म करने के लिए। नहीं, वो कह रही है ठंडा कूल वोट पावे जोड़ा फूल करो। बोलिए समीर आलम, के बाद गर्म हो गए किस? समीर आलम, उसके बाद आ रहा हूं विवेक आपके पास। जी बोलिए समीर। ममता दीदी तो कह रही ठंडा कूल वोट पावे जोड़ा फूल, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलना है। नंदीग्राम में और सेकंड फेज का प्रचार वो भी जितनी ठंडा होगा ना होगा कूल ना मिलेगा वोट पद्म फूल, ना मिलेगा जोड़ा फूल, ये दोनों ही है समाज के लिए भूल। और रही बात, मैं रवि ओझा जी को कह दूं और बीजेपी के प्रवक्ता भी है, इन दोनों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। दोनों से एक ही सवाल है कि बात हो रही है, दीदी कह रही है बिहार से गुंडे आ रहे हैं। अरे बंगाल का इतना बड़ा गुंडा जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, वो खुद एक बहुत बड़ा गुंडा है। वो बंगाल का सबसे बड़ा गुंडा, सिंडिकेट राज चलाने वाला गुंडा, आज उसे बिहार के गुंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात, अफसोस ये होता है कि जो दीदी कह रही है कि बिहार से गुंडा मंगाया जा रहा है, वो जिस गुंडे के खिलाफ लड़ रही है, कभी वो गुंडा उनका सिपा सालार था। तो ये दोनों पार्टी गुंडे जिस तरह आईपीएल में प्लेयर खरीदे जाते हैं, भाजपा और तृणमूल दोनों मिलकर दोनों हाथों से गुंडे खरीद रहे हैं। ये लोहा चोर है शुभेंदु अधिकारी। अभिषेक बनर्जी ने जिसे कहा कि शारदा नाडा के घोटाले में 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने जबरदस्ती लिया है, उसके बाद फिर
मुझे एक प्रश्न है मुझे टीएमसी के प्रवक्ता से कि आज अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि वो चोर है, मगर जब 2 महीना पहले उनके पार्टी में थे तब वो साधु कैसे थे? और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आके कलकत्ता में धमतल्ला मैदान से आपके सभी नेताओं ने कहा था भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग, आज क्यों कह रहे हैं आ शुभेंदु गले लग जा, आ मुकुल गले लग जा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनका चाल चरित्र दोनों ही ऐसा है कि बंगाल की जनता जान चुकी है। ओके रवि ओझा, पहले आप बोलिए। रवि ओझा, विश्वास है न मोदी पे विश्वास है, बंगाल की जनता चोट पे वोट देने वाली है। थोड़ा धैर्य रखिए, हाँ थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ बिल्कुल, मैं इतने देर से आपको सुन रहा था। सुन लीजिए। अरे आप मेरे भाई हैं आप मेरे। हाँ बोलिए। बिल्कुल, आप भी मेरे भाई हैं, हम सब एक दूसरे के भाई है। हिंदुस्तान ऐसा है, ये जो दल बदल वाले चरित्र की बात कर रहे हैं, ये इसको जन्म देने वाला कांग्रेस दल है। बात कर रहा हूँ मैं, चोर की बात कर रहा हूँ। गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, की बात कर रहा हूँ। गुस्सा मत होइए, बीसीआई हो जाएगा सर, गुस्सा मत होइए। जवाब ले लीजिए, बताइए पहले आप जवाब ले लीजिए। आप बोलिए ना भाई, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। अरे तो आप ही बोलते रहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? अब बोलिए रवि। जवाब दे दीजिए। अच्छा जवाब। अरे सुन लीजिए, ये जो कांग्रेस के चाल चरित्र से ही लोगों ने सीखा है, जिस पार्टी ने 60 साल 65 साल देश में राज किया। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, खुद पर आते ही खराब लगने लगा, खुद पर आते ही खराब लगने लगा, खुद पर आते ही खराब लगने लगा। आप जिसका सवाल किया है उसका जवाब अपने आप को सांप्रदायिक बताते बताते किसी से जाकर के हाथ मिलाना पड़ेगा। समीर एक सेकंड, समीर एक मिनट बोलने दीजिए। समीर एक सेकंड, ना समीर आवाज बंद करिए। दर्शक एक सेकंड, दर्शक किसी को नहीं समझ पाएगा, एक एक करके समीर से। ओके रवि समीर ने आपसे सवाल पूछा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी कल तक आपकी पार्टी में थे, आज आप उन्हें गुंडा और चोर बता रहे हैं, कल तक वही गुंडा आपकी पार्टी में था, अब क्या कहिएगा, बोलिए। तो ये समीर भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनके तरफ से सवाल आया तो हम तो कह दिए कि इन्हीं के चाल चरित्र से पूरा देश सीखा है। 60 साल 65 साल पूरे भारत में राज किया है, तो सब लोगों ने नहीं सीखा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले आगे तो बोलने में दीजिए। सुनिए ना, जो मेरे मुंह से निकले वही सदाकत है, जो मेरे मुंह से निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मुंह में डाल करके बोलो। अच्छा एक मिनट बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। ऐसे नहीं, दर्शक को कुछ समझ नहीं आया। विवेक श्रीवास्तव को लाइए, उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास रवि ओझा। विवेक श्रीवास्तव, पहले मैं गुंडों पे बाद में आऊंगा, मैं बहुत गुंडों की चर्चा हो गई। मैं ये समझना चाह रहा हूं 3 दिन से ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही क्यों जमी हुई है, जबकि उनके ऊपर तो दूसरे फेज की सारी सीटें जिताने का जिम्मा है। विवेक श्रीवास्तव, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, ऐसा है, आपको इसके लिए 2016 में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यह विश्लेषण यहां भी किसी ने भी नहीं किया है। और अभी कुछ समय पहले कुछ ओपिनियन पोल्स हुए थे, मैं और सोशल मीडिया पे भी हुए थे, नेशनल मीडिया में भी हुए थे, तो हम लोगों ने सब कुछ एनालाइज करा। तो देखिए 44% वोट 2016 में तृणमूल कांग्रेस को पड़ा था और करीब 211 के करीब सीटें इनके पास आई थी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी में ना तो आरएसएस का कैडर वहां पे है, ना भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर वहां है। तो इन्होंने क्या किया है साहब, चाहे ईडी हो या साम दाम दंड भेद लगा करके तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगा करके नेताओं को तोड़ा है। पहले मुकुल रॉय आए, उसके बाद अर्जुन सिंह, और फिर अब ये जो है शुभेंदु अधिकारी, इनका परिवार, तो ये सब लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा करके बीजेपी ने एक ढांचा बनाने की कोशिश की है। लेकिन असल में सारा का सारा गेम जो है वो तृणमूल कांग्रेस की ए टीम और बी टीम का बीच का हो गया, जिसमें 44% वोट हैं। लेफ्ट का वोट अलग इंटैक्ट पड़ा हुआ है, कांग्रेस का अपनी जगह से ही पड़ा हुआ है। तो ये आपस में इस वोट का विभाजन हो रहा है। अब तो जब ये वोट का विभाजन हो रहा है तो इसके अंदर कंपटीशन में हर चीज में दोनों पार्टियां, चाहे वो ये मुद्दा हो कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, नड्डा साहब बोलेंगे हम बड़े हिंदू, तो ममता बनर्जी बोलेंगी मैं ब्राह्मण हूं, मैं चंडी पाठ करती हूं, आपसे बड़ी हिंदू मैं हूं। फिर साहब विक्टिम कार्ड पे बात आई, नड्डा साहब ने बोला हम पे हमले हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने बोला मैं आपसे बड़ी विक्टिम हूं, और पांव पे उनको चोट भी लगी, हमारी सहानुभूति है उनके साथ। उसके बाद अब ये नंदीग्राम पे बात आ गई, तो नंदीग्राम के अंदर जो है फिर वही 44% वाला खेल है, वही वोट बैंक अब दोनों में बटेगा। हम लोगों ने अपनी तरफ से आईएसएफ को भी वहां पे लगाया कैंपेनिंग में। हमारी कैंडिडेट एक युवा है, एक महिला है, एजुकेटेड है, तो हम खुद भी अपने तरीके से गेम की सेटिंग हमने वहां करी है। तो ममता बनर्जी जी की और ऑल्सो शुभेंदु अधिकारी जी की दोनों की नींद उड़ी हुई है, दोनों की नींद उड़ी हुई है इस वक्त, क्योंकि वोट के समीकरण नंदीग्राम में बदल चुके हैं।
बंगाल में भी बदल चुके हैं और आप यकीन मानिए भाजपा तीसरे नंबर पे आएगी। पहले पोजीशन के लिए फाइट तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में होगा। ये आप जानिए, और ये मैं वोटों के पुराने समीकरण के आधार पे कह रहा हूं। पुराने समीकरण एक बार आप याद दिलाएंगे या मैं दिलाऊं? 2016 में कितने परसेंट वोट और कितनी सीटें आई थी, और उसके बाद 2019 में कितने परसेंट वोट और कितनी सीटें आई थी विवेक, लेफ्ट की और कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वोट के हिसाब से 19% वोट थे और 10 या 12% वोट कांग्रेस के भी इंटैक्ट थे। आप उस वोट की टैली को पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि विभाजन अलग था और बहुत सा माइनॉरिटी वोट्स और अन्य सेकुलर वोट हमारे बजाय तृणमूल में गया था, वो सारा हमारी तरफ शिफ्ट होने की संभावना है। तो मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इमेच्योर बातें नहीं करता हूं, लेकिन मेच्योरिटी से आपको कह रहा हूं कि तृणमूल के 44% बहुत जबरदस्त तरीके से बटेंगे, लेफ्ट और कांग्रेस को गेन होगा और एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन आप उम्मीद करिए कि होगा। ओके, ऑलराइट, ओके, शलभ जवाब देंगे। आप साहब शुभेंदु अधिकारी कूद गए, तृणमूल के जो एग्जिस्टिंग गुंडे हैं। हाँ देखिए जी, बंगाल में लड़ाई पूरी तौर पर पलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनाने जा रही है, और ये जो साहब टीएमसी को लेकर और तमाम जो समीकरण बता रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर, मानक मुझे लगता है कि आप भी एक बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी लग रहा होगा कि आप एक वक्त जाया कर रहे हैं इनकी बातें सुनकर, क्योंकि न तो कम्युनिस्ट पार्टी वहां कहीं नजर आ रही है, न तो कांग्रेस पार्टी कहीं नजर आ रही है, और तृणमूल की हालत तो ये हो गई कि आप देखिए नंदीग्राम में जाकर डेरा डालना पड़ रहा है, ममता बनर्जी जी को जाकर डेरा डालना पड़ रहा है, अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है, आखिरी कोशिश, लेकिन वहां पर भी पूरी तौर पर पासा पलट चुका है। नंदीग्राम का चुनाव बुरी तौर पर हारने जा रही है। आप वहां के पत्रकारों से बात करेंगे, आप वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि अपने जीवन का सबसे खराब चुनाव ममता बनर्जी आज की तारीख में वहां पर लड़ रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से सत्ता के तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से पूर्ण बहुमत की तरफ हम बढ़े हैं, ममता बनर्जी की यह बौखलाहट है कि जिस तरह के आरोप ये लगातार लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शोभा मजुमदार जी हो, चाहे तमाम विवेक, भारतीय जनता पार्टी विवेक अमित शाह कह रहे हैं 30 में से, अमित शाह कह रहे हैं पहले चरण की 30 में से शायद 26 से 27 कह रहे हैं वो जीतेंगे। फिर वो अमित शाह कह रहे हैं नंदीग्राम भी शुभेंदु अधिकारी बड़े अंतर से जीत रहे हैं। अरे वो जितना नारा लगाना है ऐसा है साहब, हमने दिल्ली देखा है, दिल्ली में भी यही ड्रामा किया था। अंतिम मोमेंट पे अमित शाह का स्टाइल है, आकर के किरण बेदी को लड़वाया, और कहां से लड़वाया? हर्षवर्धन की सीट से, कि उनको क्या अपने ही पार्टी के आदमी को निचला दिखाने के लिए। कौन सा बीजेपी का कैडर इनके साथ खड़ा हुआ था? कोई नहीं खड़ा हुआ था, मुंह के बल खाए थे। अजय लोग शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मीडिया गिमिक्स हर जगह नहीं चलती है। बंगाली मानुष बेसिकली सेक्युलर है। बंगाल का आदमी सेक्युलर है, बंगाल का आदमी भाई ने भी एक नया गणित मुझे बताया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हिंदू वोट पोलराइज करें तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अच्छा, विवेक भाई ने अभी एक नया गणित आपको सिखाया है। विवेक भाई ने अभी नया गणित सिखाया, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। इन्होंने कहा 19% वोट लेफ्ट का बिल्कुल इंटैक्ट है, कांग्रेस के भी 11% वोट इंटैक्ट हैं, तो 19 11 30, 40% वोट बीजेपी को आया, 70, 44% तृणमूल को, 114, ये 14% एक्स्ट्रा कहां से आएगा? बीजेपी को कहां से आ गया भाई? भाई मैम खिलाओ भाई, खिला तो ये 40% वोट कहां से आ गया? 100% होती थी, आपको कहां से 40% आ गया? 14% ले गए, 44% वोट। और दिल्ली में आपका क्या मतलब है भाई? दिल्ली में आपका मतलब क्या? दिल्ली में तो आप कहीं चुनाव में नहीं लड़ रहे। लेफ्ट और कांग्रेस की दिक्कत ये हो गई है, जो बीजेपी और एनडीए बनाएगा आपकी खुशी उसमें हो जाती है। एक मिनट ना, मुझे विवेक को मौका देना पड़ेगा। विवेक कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं शायद। विवेक क्या कह रहे हैं? आप लोग भाई सुनिए, ये सुनिए आलोक भाई, आप थोड़े से आप एजुकेटेड आदमी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज कर गए हैं। मैं विधानसभा चुनाव के आंकड़े की बात कर रहा था। 40% बीजेपी का फिगर आप जो है आप लोकसभा का आंकड़ा ले आए, समझ रहे हैं ना? तो उसको आप ना ठीक है ओके। हाँ विवेक विधानसभा की बात कर रहे थे, अजय आलोक शायद लोकसभा वाला आंकड़ा ले। ना ठीक है। समीर आलम, समीर मैं आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं इस पर, और रिएक्शन में इस पर चाह रहा हूं, अभी विवेक ने क्लियर कर दिया कि ममता बनर्जी वहां से नंदीग्राम से इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि उनकी नींद उड़ी हुई है, शुभेंदु अधिकारी की भी नींद उड़ी हुई है, आपकी कैंडिडेट वहां पर है, वो जीत रही है। ये अभी विवेक ने क्लियर कर दिया। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं नंदीग्राम से भी शुभेंदु जीत रहे हैं,
और पहले चरण की 30 में से 27 सीट बीजेपी जीत रही है। आपका क्या टेक है इस पर, क्या कहना है? अमित शाह ने थोड़ा सा गलत कह दिया, 30 में से वो 60 सीट जीत रहे हैं और यहाँ 294 में से वो 600 सीट जीत जाएंगे। अमित शाह कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या है। और बीजेपी के बंधु हाँ करेंगे, हाँ आपने कहा है तो ठीक ही होगा हुजूर, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर बोल पाए। तो देखिए अमित शाह की इस तरह की मनगढ़ंत कहानी हमने बहुत सुनी है। नहीं, उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शन सही भी हुई है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे दावे उनके सही भी हुए हैं, आपको भी पता है। जैसे कि ये सही हुआ है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के 15 लाख वाले बात जुमला है, ये सही हुआ था उनका, ये बात सही है। नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बाद ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट रवि ओझा, रवि ओझा क्लोजिंग कमेंट। और मैं इस पर चाहूंगा जरा बोलिएगा रवि ओझा, क्या वजह है कि ममता बनर्जी पर तो पूरी जिम्मेदारी है भाई सारी सीटों की, नंदीग्राम में क्यों सिमट कर रह गई वो 3 दिन से, क्या वजह है, क्या मजबूरी है? नहीं, सिमट कर रह जाने की कोई बात नहीं है। देखिए ममता बनर्जी को लेकर के अभी ये लोग कह रहे थे कि वो व्हीलचेयर से रैली कर रही हैं, संवेदनाएं बटोरना चाहती हैं, सहानुभूति बटोरना चाहती हैं। ममता बनर्जी सहानुभूति से चलने वाली नेत्री नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब आंदोलन का जिक्र होता है, अभी भले हंस लीजिए आप लोग, लेकिन जब आंदोलन का नाम आता है, जिक्र होता है, तो एक ही नाम लोगों के दिमाग में आता है, वो नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, और ममता बनर्जी का चुनावी क्षेत्र है, ममता बनर्जी इसलिए वहां के लोगों के लिए वहां पर। और ये जो बड़ी बड़ी बातें त्रिपाठी जी को एक ब्रीफिंग नोट दिया गया, वही पढ़ के आर्टिकल से बोले जा रहे हैं, ये 2 तारीख को जनता दिखा देगी कि किसकी सरकार। ओके, ऑल राइट, लेकिन 2 तारीख से पहले अभी मतदान बाकी है। जैसे मैंने पहले बताया, आज दूसरे चरण का प्रचार खत्म हुआ है, 1 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसीलिए आज ये बहस थी कि एक, नंदीग्राम की लड़ाई कैसी है, किसकी नींद उड़ी हुई है, और दूसरा, ये यूपी बिहार के गुंडे बंगाल की लड़ाई में कहां से आ गए। उम्मीद है आपको बहस अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज आने के लिए मेहमानों का, शलभमणि त्रिपाठी, अजय आलोक, समीर आलम, विवेक श्रीवास्तव और रवि ओझा, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। Co-presented by